नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स और उसमें पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं कंटिन्यू। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं आगे, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, क्या है? आपको बताया है कि उसने कि कहा है आपसे कि 0.4 माइक्रो कूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी पूछ रहा है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या क्या दे रखा है वो आपको लिख लेना है। इसमें एक तो दे रखा है हमारे लिए, एक Q1 का मान दे रखा है कितना है, 0.4 माइक्रो कूलाम दे रखा है। एक हमारे पास दे रखा है इन दोनों आवेशों के मध्य बीच में बल लग रहा है, वो बल को किससे लिखते हैं? फोर्स यानी एफ से। तो कितना हो गया? 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। Q2 यानी दूसरा आवेश कितना हमारे पास? Q2 है हमारे पास 0.8 माइक्रो कूलाम। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने कि दूरी को फाइंड करना है कि दूरी कितनी है दोनों आवेशों के मध्य में। तो कैसे वो देखें आपको कि हमारे पास दो कोई आवेश है, इस तरीके के कोई दो आवेश हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। इनके बीच की दूरी है। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित कूलाम ने एक निष्कर्ष निकाला था दोस्तों। कूलाम ने निष्कर्ष क्या निकाला था? किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कैसे? तो देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन कितना होता है? आर स्क्वायर होता है। ये यहाँ पर सूत्र है, तो इसमें आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है, देखो ये सूत्र लिखना है। सूत्र कितना लिखा है आपने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन होता है आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 1/4 पाई, सॉरी, यहाँ देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अच्छा दोस्तों देखो, यहाँ पर ये माइक्रो दे रखे हैं, तुरंत इनको माइक्रो को उठाएंगे तो 0.4 माइक्रो को उठाने के लिए आप 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे। माइक्रो हट गया, पीछे वाला रह जाएगा। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो हट जाएगा, रह कितना जाएगा? कूलाम रह जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर मान रखने हैं दोस्तों। एफ का मान कितना हमारे पास? 0.2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना? 9 × 10⁻⁹ है। मल्टीप्लाई Q1 का मान कितना है दोस्तों? 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई Q2 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.8 इंटू 10⁻⁻6। आर स्क्वायर, ये आर तो पूछ ही रहा है, आर हमें पता नहीं है। ठीक है, देखो आर स्क्वायर है तो इधर पहुंच जाएगा, ये आर स्क्वायर इधर पहुंच गया। देखो 0.2 है तो 0.2 इधर पहुंच गया। देखें ऊपर कितना रह गया? 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 रह गया। नीचे आ गया 10 आ गया और गुणा में 10 की घात। अब 10 की घात कैसे आप करो? -6 और -6 तो हो गए 12 हो गए, प्लस के कितने हमारे पास? 9। तो माइनस के कितने रह गए हमारे पास? 3 रह गए। दशमलव से एक दशमलव हटाओ, 2 से 4 को काटे 2 बार, तो आर स्क्वायर इक्वल कितना रह गया हमारे पास? देखें 8 दूनी 16, 16 नम्मा 144 होते हैं। दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे आप? 1 अंक बाद लगाएंगे। गुणा 10 की घात माइनस के कितना है यहाँ पर? 3 है। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा देंगे आप? वर्गमूल चढ़ा देंगे। देखें आर
इधर वर्गमूल लगा दिया आपने। आपने लिखा कि 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अच्छा, एक बात याद रखें आप, जब किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालें तो दशमलव के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, यानी 2 के गुणज के रूप में होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, या फिर 6 होने चाहिए, या फिर 8 होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। और यहाँ भी घात सम संख्या में होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप? देखो, आप कह सकते हैं कि आर इक्वल, सर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि 1.44 गुणा 10 की घात। देखो यहाँ पर आपने ये 14 था, यहाँ पे आपने 1 कर दिया, यानी यहाँ पे मान घटाया है, तो यहाँ पे घात क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी कितने अंक? 1 अंक, तो 1 बढ़ाएंगे प्लस का, तो कितने रह गए? अब यहाँ पे माइनस के 2 रह गए। तो देखें आर का मान कितना होगा? अब 144 का वर्गमूल होता है 12 होता है। देखो दशमलव कितने अंक बाद आएगा? यहाँ था 2, तो आधे अंक कर दो, तो कितना रह गया? 1 अंक रह गया। गुणा 10 की घात आधा कर दें, माइनस के कितना रह गया? 1 रह गया। तो आर बराबर, अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 0.12 मीटर। आंसर, उनके बीच की दूरी कितनी है? इतनी है साहब, मीटर। और आप चेंज भी करना चाहते हैं तो देखें कैसे कर सकते हैं। इसे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो देखो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कैसे करेंगे? इंटू 10 की पावर 2 का गुणा करेंगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं लिखने को आप। तो आर बराबर देखो 100 का गुणा करेंगे तो कितना रह गया? 12 रह गया सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ए का आंसर तो ये हो गया। वी क्या कह रहा है आपसे कि पहले आवेश तो इस पे कितना बल लगा रहा है? 0.2 न्यूटन का। तो दूसरा आवेश इस आवेश पे कितना बल लगाएगा? अरे भाई उतना ही तो बल लगाएगा जितना पहला आवेश लगा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पहला आवेश जितना बल दूसरे आवेश पर लगाएगा, उतना ही दूसरा आवेश पहले आवेश पर बल लगाएगा। आप कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि F12 यानी पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल, ये सदिश का निशान है, यानी वेक्टर का निशान है। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल कैसे होंगे? ये बराबर होंगे। तो ये भी आपने निकाला है कि भैया पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल कितना है? 0. कितना है? 2 न्यूटन है। तो आप कह देंगे, ये कह सकते हैं दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल कितना होगा? 0.2 न्यूटन होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया बी पार्ट का। यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपसे कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट मास ऑफ प्रोटॉन विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? यह आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले आप समझ लें क्या क्या दे रखा है। देखो के का मतलब दे रखा है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इसके मात्रक से मतलब है। मात्रक कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस, ये होता है। ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे जो यूनिट होती है इसे मापने की, चार्ज को, वो किस में नापते हैं आप? कूलम में नापते हैं। जी क्या है? जी है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये इसका मात्रक होता है। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में नापते हैं आप कहेंगे? हम तो केजी में नापते हैं सर, ठीक है। फिर है मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये जो सिंबल दे रखे हैं, जो चिन्ह दे रखे हैं, उनको क्या कहते हैं? ये कहते हैं, ये देख रहे हैं इसमें। इधर इनके मात्रक लिख रहा हूँ। द्रव्यमान को आप किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। देखो आपके पास सभी के मात्रक दे रखे हैं, वो इसमें रखने हैं आपको, बस और कुछ नहीं करना है। कैसे? देखो एक लंबी लाइन, एक लंबी लाइन। के का मात्रक लिखते हैं आप लिखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर कूलम-2 लिखेंगे, ये लिख दिया। डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना है? कूलम है। कूलम, इस पे क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर लगा दिया। जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा यानी kg-2। डॉट में दे रखा है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास है, और ये प्रोटॉन ऑफ मास है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किस में नापेंगे आप? केजी में नापेंगे। डॉट प्रोटॉन के द्रव्यमान को किस में नापेंगे आप? केजी में नापेंगे। देखें, न्यूटन से न्यूटन की जैसी राधे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर की जैसी राधे। ऊपर कितना बचा है हमारे पास? कूलम-2 इंटू कूलम स्क्वायर। नीचे कितना हमारे पास? kg-2 kg-2। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कूलाम की पावर कितना? 0। नीचे भी केजी की पावर 0। किसी की पावर 0 हो तो दोस्तों उसका मान होता है 1। तो 1 अपॉन क्या आया? 1। तो कितना रह गया? ये 1। देखो आंकिक मान प्राप्त हो रहा है ओनली। क्या इसका कोई मात्रक है कि एक का? नहीं है कोई। तो आप कह देंगे अतः यह एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि हो गया। ठीक है दोस्तों।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। आपसे कह रहा है प्रश्न में, किसी वस्तु द्वारा विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से आपका तात्पर्य क्या है, वो पूछ रहा है आपसे। क्वांटीकृत है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वांटीकृत, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं इसे। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। देखो आवेश का क्वांटीकरण से तात्पर्य है कि एक वस्तु से यदि दूसरी वस्तु पे आवेश का स्थानांतरित हो रहा है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज संख्या के रूप में होता है दोस्तों। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज संख्या के रूप में होता है। लिखता हूं, चलो। चलो इस तरीके से लिखते हैं, एक मिनट रुपए। एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज संख्या में होता है। ये है कि मान के चलो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 3.5 चला जाए, 2.5 चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, 4.25 चला जाए। तो इसका सूत्र बनता है Q बराबर NE। तो जो n का मान है ना, जो n का मान है 1 2 3 4, ये रहेगा। नॉट बिलोंग n 1.5 3/4 7.2 डॉट डॉट डॉट, ये पॉइंट है, दशमलव है। ये नहीं हो सकता। मान ये होंगे 1 2 3 4। इस संख्या को कहते हैं पूर्ण गुणज। कौन सी संख्या कहते हैं इसे? पूर्ण गुणज कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है आपसे, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। उपेक्षा का मतलब है उसे अपन नकार सकते हैं, यानी नकार सकते हैं कि ये पूर्ण गुणित संख्या में नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप नकार सकते हैं दोस्तों। नकार सकते हैं कैसे? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर जब हम आवेशों का क्वांटीकरण करते हैं, यानी कि अर्थात तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम आवेशों को आदान प्रदान करते हैं, और कैसी अपेक्षा में वो कैसे कर रहे हैं, कैसी मात्रा में? अधिक मात्रा में कर रहे हैं। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो लिख रहा हूं, जैसे कि देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आपसे कह रहा है कि चलो जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। वेरी गुड, सही बात कर रहा है। तो इसी प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। देखो किस प्रकार से बातें कर रहा है वो, कि हमारे पास कोई एक रेशम का टुकड़ा है, रेशम का है एक कपड़ा है कोई, इस तरीके से रेशम का टुकड़ा है कोई,
रेशम का ऐसे कोई कपड़ा है। इस रेशम के कपड़े पर हम कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं दोस्तों। किसको रगड़ रहे हैं हम? कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं। ये देखो कांच की छड़ है, ऐसे करके ये इसका हैंडल है, इसको हम रगड़ रहे हैं कांच की छड़ को। देखो रगड़ने से यानी घर्षण से आवेशन उत्पन्न होता है, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है, यानी स्थानांतरण होता है। यदि मैं इसको रगड़ नहीं रहा हूं, सबसे पहले मैं देख रहा हूं, तो ये दोनों ही अनावेशित वस्तु है, दोनों पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, आवेश नहीं है। जैसे ही मैंने इसको रेशम पे रगड़ा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे क्या गए हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है दोस्तों, तो देखें किस प्रकार से क्या होता है इसमें। लिखूं, लिखने से पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास ये रेशम का कपड़ा है कोई, ऐसे करके रेशम का कोई मेरे पास कपड़ा है। अभी मैं प्रेजेंट में देख रहा हूँ इसका, देख रहा हूँ तो ये अभी अनावेशित है। यहाँ पर आवेश कितना है मेरे पास, 0 है। और यहाँ भी मेरा आवेश कितना है, 0 है दोस्तों। जैसे मैं इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े पे रगड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ, तो घर्षण हो रहा है। तो घर्षण से क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, आवागमन होगा। आप ये जानते हैं जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो देखें कैसे, जैसे मान के चलो इसको आपने इस पे रगड़ा तो इससे इलेक्ट्रॉन गए, इससे इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो आपका है फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज है ये हमारे। अब सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि आपने यहाँ पर Q2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे Q2 की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, कांच की छड़ पे जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 2 3 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए साहब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, दाता है यानी दे रहा है, तो ये प्लस का है। अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ आए हैं, 4 यहाँ आए, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब आप मुझे बताएं कर्जदार कौन बन गया, यानी किसने कर्ज लिया है, इसने कर्ज लिया है। कर्ज को क्या कहते हैं, ऋण लेना, ऋण ही तो होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस के 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं टोटल करूं, इनका टोटल करें, आप मुझे बताएं, क्यों लिख दे रहा हूं मैं, तो कितना होगा इनका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो कितना होगा, आप कहेंगे यहाँ पर कितना आवेश है, 0 आवेश है। और यहाँ पर आवेश मुझे जोड़ के बताएं, यहाँ पर Q2 लिख दे रहा हूं मैं, आवेश जोड़ के बताएं। देखो माइनस 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बन गया, ये 0 बन गया। तो घर्षण से पहले आवेश कितना था, आवेश टोटल आवेश था 0, और घर्षण के बाद भी टोटल आवेश कितना है, 0। यही आवेश का संरक्षण का नियम भी कहलाता है। कैसे, वो देखें यहाँ। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। हो जाती है, वह दूसरी वस्तु उतने ही आवेश से
आवेश से कैसी होगी, धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अर्थात अर्थात घर्षण से पहले, घर्षण का मतलब है इस पे जब हमने रगड़ा ना इसको, उससे मतलब घर्षण से पहले वह घर्षण के बाद कुल आवेश, कुल आवेश कितना रहा था हमारे पास, कुल आवेश जीरो रहा था, यहां भी जीरो रहा था। कुल आवेश कितना रहता है, शून्य, शून्य रहता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ते हैं, इसे पहले कर लेते हैं हम साफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपसे कह रहा है 6, आपसे कह रहा है चार बिंदु आवेश हैं आपके पास, कौन कौन से हैं, क्यू ए दे रखा है हमारे लिए 2 माइक्रो कूलम, क्यू बी दे रखा है कितने, -5 माइक्रो कूलम, क्यू सी दे रखा है -5 माइक्रो कूलम, क्यू डी दे रखा है आपके लिए -2 माइक्रो कूलम। तो आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे एक माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल पूछ रहा है आपसे। तो देखें कैसे, आपसे कहा है कोई एक वर्ग है, ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती, समान, ABCD। इसका केंद्र कैसे निकालेंगे, इसके विकर्ण खींच दीजिए। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट मान लिया आपने O। तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट O पर बताया उसने प्लस के 1 माइक्रो कूलम आवेश स्थित है, और इसकी भुजा दे रखी है हमारे पास, भुजा कितनी दे रखी है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो एक बार आवेश को स्थापित करके देखते हैं। क्यू ए का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम। क्यू बी का मान कितना है, -5 माइक्रो कूलम। क्यू सी का मान कितना है, क्यू बी है, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हुई है क्या लिखने में, एक मिनट रुके। क्यू बी का -5 है, क्यू सी का +2 है। और ये क्यू
सी है, यही है क्या? देखें एक बार देखता हूँ, गलत लिखे क्वेश्चन। देखें क्यू ए लिखा है मेरे पास 2 माइक्रो कूलाम, क्यू बी है माइनस के 5 माइक्रो कूलाम, क्यू सी है हमारे पास प्लस के 2 माइक्रो कूलाम और क्यू डी है माइनस के 5 माइक्रो कूलाम। ये है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, क्यू बी का मान -5 माइक्रोग्राम, क्यू सी का मान कितना है 2 माइक्रो कूलाम और क्यू डी का वैल्यू कितना है -5 माइक्रो कूलाम, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर पॉइंट पे 1 माइक्रो कूलाम का आवेश यहाँ पे स्थित है, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश यहाँ पर स्थित है। तो आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले मैं इन दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। ए पर और बी पर कैसे आवेश हैं, आंकिक मान कैसे इनके समान है, यहाँ भी 2 माइक्रो कूलाम है, यहाँ भी 2 माइक्रो कूलाम है, दूरी भी समान है इनकी। तो ये तो डेफिनेट बिल्कुल निश्चित बात है कि बल एक दूसरे पे कैसे लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, लेकिन किधर की साइड में लगाएंगे? देखें प्लस है, मान के चलो इधर की ओर ढकेल रहा है इसे, इधर की ओर, ये भी प्लस आवेश है, ये भी इधर की ओर ढकेल रहा है। तो कहने का मतलब दोनों कैसे लगाएंगे, समान बल लगाएंगे, लेकिन इनकी दिशा कैसी है दोस्तों? विपरीत दिशा है। कैसी दिशा है? विपरीत दिशा है। तो आप कह सकते हैं कि एफ ए ओ व एफ ओ यानी कि सी ओ परिमाण में तो समान है, समान है, किंतु किंतु विपरीत दिशा में है, किंतु विपरीत दिशा में है। अतः यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? निरस्त कर देते हैं। अतः तो आप ये इस तरीके से कहते हैं कि एफ ए सी इक्वल कितना हो जाएगा? एफ ए ओ प्लस एफ सी ओ। देखें विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं तो यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस का चिन्ह। तो परिमाण में तो कैसे हैं, वो समान है, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे, तो कितना हो गया एफ ए सी, यानी कि ये बल कितना हो गया? 0 हो गया साहब हमारे पास। आप देखें इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये भी देखिए परिमाण में कैसे, ये भी 5 -5 माइक्रो कूलम है, ये भी कैसा है -5 माइक्रो कूलम है। तो ये भी देखो अपनी ओर खींचेगा क्योंकि बल, और ये भी किधर खींचेगा? अपनी ओर। समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशा में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को दोस्तों ये कैसे करेंगे? निरस्त कर देंगे। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे इसे, आप लिखेंगे एफ बी ओ व एफ डी ओ परिमाण में तो परिमाण में तो समान है, किंतु विपरीत दिशा में है, किंतु विपरीत दिशा में है। अतः यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, कर देते हैं। अतः आप लिखेंगे क्या? एफ वी डी कह दो पूरा, इक्वल इक्वल,
क्या कहेंगे आप? एफ बी ओ कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो आप क्या कहेंगे? एफ डी ओ। परिमाण में तो ये समान ही है, तो कितना हो गया? शून्य हो गया, ये जीरो हो गया सब न्यूटन। तो कुल परिमाणी बल यहां पे लिखेंगे, तो कुल बल यानी नेट बल आप कहेंगे कि एफ इक्वल एफ ए सी प्लस एफ बी डी। तो एफ इक्वल कितना हो गया ये? जीरो प्लस जीरो, तो एफ इक्वल कितना? जीरो न्यूटन। ये जीरो न्यूटन है, आप इसे नो मत पढ़ना, ये जीरो न्यूटन है। चलो पीछे की तरफ लिख दे रहा हूं मैं ऐसे करके, जीरो न्यूटन। ऐसा करते हैं, चलो हिंदी में लिखता हूं इसे, न्यूटन ऐसे करके। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब लिखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा यकायक नहीं टूट सकती। ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। तो देखो एकाएक क्यों नहीं टूट सकती? देखो वैद्युत क्षेत्र में हम जब किसी धन परीक्षण आवेश को रखते हैं, तो धन परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबक, वैद्युत रेखा कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं दोस्तों से। तो हम उसको ड्रॉ करें तो वो किसी एक निश्चित पथ से ही तो होके जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि वो जंप मार के जा रहा है कि ब्रेक हो जाए उसका कोई रास्ता, ऐसा नहीं हो सकता। एक कोई निश्चित पथ होगा, सतत वक्र होगा उसका। उसे किस प्रकार लिखेंगे वो देखें आप इसे ऐसे प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र होती है, जिस पर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया, जिस पर था पूर्वक छोड़ा गया। कौन सा आवेश छोड़ते हैं? धन परीक्षण आवेश छोड़ते हैं। छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश, छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश क्या लिखा? वैद्युत क्षेत्र वह रेखा वह वक्र होती है जिस पर स्वतंत्र पूर्वक छोड़ा गया धन परीक्षण आवेश चलता है। धन परीक्षण आवेश चलता है और इसके किसी बिंदु पर और इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु उस उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ये क्षेत्र रेखाएं करती है ये क्षेत्र रेखाएं ये क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? सतत होती हैं, सतत होती हैं। अर्थात अर्थात किसी बिंदु पर यकायक नहीं टूट सकती, किसी बिंदु पर यकायक नहीं टूट सकती है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, इसे साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? 8 कह रहा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए 3 माइक्रोकूलाम तथा क्यू बी माइनस के 3 माइक्रोकूलाम आपको बताया है। क्यू ए 3 माइक्रोकूलाम, तो देखो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। क्यू बी माइनस के 3 माइक्रोकूलाम, ये माइक्रो है, तो कितना हो गया? माइनस के 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलाम। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, यानी कि दूरी है बीच की तो 20 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में चेंज करते हैं तो 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो गया स्थित है। तो ए कह रहा है आपसे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? मध्य बिंदु की बात कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की पूछ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो वो किससे लिखेंगे आप? ए से लिखेंगे। मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर बात कर रहे हैं, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर पूछ रहा है। तो देखो इसका एक छोटा सा चित्र बनाने का प्रयास करें। देखो ये मेरे पास एक आवेश, ये दूसरा आवेश, इन दोनों को मिला दिया। बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि देखो इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 0.20 मीटर लिख सकते हैं। तो देखो आधी कर देंगे तो 0.10 मीटर तो ये हो गई, 0.10 मीटर ये हो गई। इस पर आवेश कितना है? 3 माइक्रोकूलाम है। इस पे कितना? माइनस के 3 माइक्रोकूलाम ये है। आपसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बतानी है, यहाँ पर। ये ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, यहाँ पर पी पूछ रहा है, ये बिंदु हमारा पी है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है।
ठीक है दोस्तों, देखो एक तो माइनस का चिन्ह है और एक प्लस का चिन्ह है। तो देखो प्लस से तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं बाहर की ओर, इधर की ओर। माइनस में हमेशा समाहित होती हैं, तो दोनों की दिशा सेम है, तो कहीं ना कहीं ये जुड़ेंगी तीव्रताएं। वो देखें कैसे। पहले ए बिंदु पर यानी कि -3 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो देखें, आप लिखेंगे क्यू ए आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र। तो आप लिखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे लिखते हैं, ई ए पी लिख दो, ए पी, यानी कि इन दोनों के मध्य की बात कर रहे हैं हम। तो देखो आपने पढ़ा था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है दोस्तों 1/, E इक्वल होता है 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो आप लिखेंगे 1/4πε0। तो आवेश आएगा QA अपॉन में दूरी आएगी R। अब दूरी कौन सी लिखेंगे आप, इनके बीच की दूरी यानी AP दूरी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AP लिख देंगे दूरी को सफिक्स में। कौन सी दूरी, AP दूरी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि RAP बराबर कितना हो गया, 0.10 मीटर हो गई। और ये भी दूरी यानी कि PB RBP कहेंगे आप इसे, ये भी 0.10 मीटर हो गई। ये इसका मान आपको पता है 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान बच्चा बच्चा जानने लगा है 10 की घात 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मान रखना है आपको, कुछ नहीं करना है। और EAP सफिक्स में 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। QA आवेश कितना QA पर हमारा 3 इंटू 10⁻⁻6। R² यानी कि दूरी कौन सी, AP वाली, तो कितनी है 0.10 गुणा 0.10, ये हो गया। तो देखें EAP इक्वल 9 तिया कितने होते हैं, 27 होते हैं, गुणा 10 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। नीचे देखें, नीचे कितना हो गया 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। दशमलव कितने अंक बाद आना चाहिए, 4 अंक बाद आना चाहिए। दशमलव एक यहाँ पे लगाते हैं, देखो 4 अंक बाद दशमलव लग गया, लगा कि नहीं लगा। अच्छा, अब देखें आप आगे सॉल्व करना है इसे हमें। तो ई ए पी इक्वल, आपको पता है दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। 27 इंटू 10⁻³ कितना, 3 हो गया। तो यहाँ पर ये जीरो, यहाँ पर चलो दशमलव आगे लगा ले, 0.01 रह गया। दशमलव कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो कितने जीरो बढ़ा लें आप, 2 जीरो बढ़ा लें आप। तो चलो यहीं कर देते हैं। EAP कितना निकला हमारे पास, 27 इंटू 10⁻³ कितना हो गया, 5 हो गया। सार्थक अंक के रूप में चलो बाद में लिखेंगे हम न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब देखेंगे B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, QB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। सूत्र वही रहेगा हमारे पास, तो EBP लिख देंगे यहाँ 1/4πε0। QB है, बीच की दूरी कितनी है, BP है हमारे पास, इसका हो गया स्क्वायर।
मान रखने हैं आपको ई बी पी 9 इंटू 10 कितना 9 हो गया। क्यू का वैल्यू कितना क्यू बी का 3 इंटू 10 की पावर -6। आर देखो आप ये जो माइनस बता रहे हैं ना, माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, माइनस यहाँ पे दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है बस यानी अपनी ओर खींचेगा सर, ये बता रहा है। आर आर बीपी कितना है हमारे पास 0.10 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। ई बी पी इक्वल देखो 9 या 27 इंटू 10 ऊपर कितना रह गया 3 रह गया, नीचे कितना आ गया, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.01 रह जाएगा। आपने भी इसी को सॉल्व किया, देखो ये सफिक्स में है, ये सफिक्स में है बीपी, ठीक है, ये सफिक्स में है, ऐसे सफिक्स में है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये 27 इंटू 10 कितना आ रहा है 5 आ रहा है न्यूटन प्रति कूलम। तो कुल चुंबकीय सॉरी कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, आप कहेंगे कि देखो E बराबर ई ए पी प्लस ई बी पी, तो E इक्वल कितना कह देंगे आप 27 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 की पावर 5। देखो जोड़ दें आप 27 और 27 कितने होते हैं 54 होते हैं, इंटू 10 की पावर कितना 5 न्यूटन प्रति कूलम। आप लिखें देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको 5.4 सार्थक अंक के रूप में 10 की पावर, देखो आपने मान को यहाँ पे कम कर दिया तो यहाँ पे घात क्या होगी ज़्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये इसका ए पार्ट हुआ है सर। ए पार्ट कब हुआ है, उसने बताया था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत बल पूछा था, तो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर इतना हो गया वैद्युत बल। अब क्या कह रहा है आपसे वो आपसे कहा है उसने यदि बी कहा यदि 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम परमाणु का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। देखो कितने बल का अनुभव करेगा। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर P पर एक हमने बिंदु P पर कोई एक आवेश रख दे रहे हैं B, इसी का B पार्ट है। कितना आवेश रखने की कह रहा है वो 1.5, यानी कि अब हमारे पास QP आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आवेश है -3 कूलाम, -3 कूलाम का आवेश रखते हैं इस बिंदु P पर, तो वह कितने बल का अनुभव करेगा। तो कितने बल का अनुभव करेगा, तो कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछ रहा है वो F का मान पूछ रहा है, और हमारे पास E पता है, E कितना लग रहा है वहां पर, E लग रहा है कि 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। दोस्तों आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन पढ़ी है, वहां पर एक सूत्र लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति यानी मान के अनुपात को क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सूत्र होता है हमारे पास E बराबर लगने वाला वैद्युत बल F अपॉन Q, तो F का मान पूछ रहा है तो इसका गुणा हो जाएगा E इंटू कितना हो जाएगा Q हो जाएगा। तो एफ ई का वैल्यू कितना है हमारे पास, ई का मान है 5.4 गुणा 10 की घात 6, और आवेश आवेश कितना बताया उसने 1.5 इंटू 10 की पावर -3, तो एफ 15 का गुणा करते हैं, 15 चौको 60 होते हैं, हासिल 6 लगी, 15 पंजे 75, 75 और 6 कितने होते हैं बताओ 61 होते हैं। दशमलव कितने अंक बाद आएगा 2 अंक बाद आएगा, इंटू 10 की पावर हिसाब कर लो 3 रह गया न्यूटन।
तो एफ बराबर दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 6.1 इंटू 10 की पावर कितना 3 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर इसका। एक बार गुणा देखें, गुणा सही है क्या हमारा? हाँ, गलत कर रहे हैं ना अपन गुणा। हाँ, गुणा गलत हो गया है, देखें ध्यान दें, गुणा गलत हो गया है ये। वो इक्यासी हो रहा है, देखो कैसे। एफ इक्वल 15 × 60 के यहाँ से 6, 15 × 5 = 75, 75 और 6 81 होते हैं। कितने होते हैं? 81 होते हैं। दशमलव कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। इंटू 10 की पावर कितना 3 न्यूटन। तो एफ इक्वल कितना हो गया 8.1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, आज के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।